नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पैमाना सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी पर। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौरसिया और संसद टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग। सर, बहुत स्वागत है आपका, जो हमें जीडीपी के रहस्यों को सुलझाने और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने में मदद करेंगे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जीडीपी क्या है, ये कैसे हमारी आर्थिक सेहत को दर्शाता है और हालिया जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या संकेत देते हैं। आज की बातचीत के जरिए हम सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को गहराई से जानेंगे, समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे निर्माण, बिजली और विनिर्माण जैसे सेक्टर विकास दर में योगदान दे रहे हैं और क्यों नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी के बीच के अंतर को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, इस साल की बात करें तो मंत्रालय ने साल 2024-25 की पहली तिमाही के लिए जो जीडीपी के आंकड़े पेश किए हैं वो 6.7% हैं। यहाँ हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसे लेकर क्या संकेत देते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, जो प्रथम तिमाही के 24-25 के जो आंकड़े निकले हैं 6.7, ये बहुत स्वस्थ वृद्धि दिखाता है जीडीपी का, हमारी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का। यदि आप अन्य देशों का देखेंगे तो हम पूरे ग्लोबली हम सबसे ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि रहे। चीन जो सबसे पास है उनका 4.1% है। अमेरिका है उनका 3 से थोड़ा ऊपर है। फ्रांस है उनका 1.1% है, 1.1 है। और जो अन्य देश हैं जैसे कनाडा है, जर्मनी है, यूके है, उन सब की अर्थव्यवस्था की वृद्धि 1 से कम है। तो आप देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है वो सबसे तेज है। और ये तेजी केवल प्रथम तिमाही की नहीं है, अगर आप पिछले साल देखें, उससे पहले भी देखें, और जो आशा करते हैं हम आगामी दिनों में वो भी इसी प्रकार से स्वस्थ वृद्धि पर रहेगी। जी सर, अगर पिछले साल की बात करें तो इसी तिमाही में ये जो जीडीपी की वृद्धि दर थी वो 8.2 थी, जो कि इस बार हम देख रहे हैं 6.7 है। तो ऐसे में ये जो कमी है, क्या इसे किसी चिंता का सबब माने या किसी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है? इस कमी को आप कैसे देखते हैं? इस गिरावट के पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसका जैसे मैंने कहा कि पहला तो ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल भी सबसे ज़्यादा थी, इस साल भी सबसे ज़्यादा है, वह वैसे ही रहेगी। प्रथम तिमाही की बात करें तो उसमें जुलाई मास, जो जून मास में आपको मालूम है मॉनसूनी कारण के लिए अल नीनो का थोड़ा प्रभाव है, जिससे कि कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा अभाव हो गया था। और इसलिए प्रथम तिमाही का थोड़ा पिछले तिमाही के हिसाब से, पिछले साल के प्रथम तिमाही के हिसाब से थोड़ा सा अंतर है। किंतु यदि देखें, निर्माण देखें, कंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं, उसका 10.5% ग्रोथ है, 10.5% है। मैन्युफैक्चरिंग देखें, उसका भी 7% से ज़्यादा है। तो जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सेक्टर वाइज देखे जाएं, तो उससे मालूम पड़ता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। और ये जो हम बोलते हैं कि स्वस्थ वृद्धि है, आंकड़े वाइज जो सेक्टर वाइज आंकड़े हैं वो ग्रोथ दर्शा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही आशा कर रहे हैं इसी प्रकार आगामी 3 माहों में भी इसी प्रकार की ग्रोथ रहेगी। लेकिन सर, यहीं पर एक सवाल है कि पिछले साल चौथी तिमाही में जो वृद्धि दर थी वो 7.8 थी, लेकिन इस बार पहली तिमाही में हम देख रहे हैं अगेन 6.7 है। तो ये जो अंतर है, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं और ये भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? जो आखिरी तिमाही होती है हर साल की, वो जनवरी टू मार्च की तिमाही होती है और वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की तिमाही होती है। और इसमें देखा जाता है कि जो टैक्सेस का हम एडजस्टमेंट किया जाता है हर कॉरपोरेट से, तो इसलिए मैं वही कहना चाहूँगा कि जो 6.7% ग्रोथ है हमारी प्रथम तिमाही की,
वो बहुत स्वस्थ वृद्धि है। और ये स्वस्थता जो और आंकड़े आ रहे हैं उससे और हम यही आशा करते हैं उससे बढ़ के आगामी तिमाही में उसी प्रकार की स्वस्थ अर्थव्यवस्था रहेगी। जी सौरभ जी, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी की हम देखते हैं अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है कि दरअसल इन दोनों में अंतर क्या है। और जब बात विकास दर को मापने की आती है तो किस पे ज़्यादा रियलाई करें, या फिर आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल का या वास्तविक का? और अगर वास्तविक का करते हैं जैसा कि मुझे पता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? जो नॉमिनल जीडीपी है वो जो वर्तमान में जो कीमतें हैं वो दर्शाती हैं, और जो वर्तमान की कीमतें हैं वो जो इन्फ्लेशन हम बोलते हैं, मुद्रास्फीति, उसको दर्शाती हैं, और इसलिए कीमतों में बढ़ाव हो जाता है जी। जो वास्तविक जीडीपी है वो एक स्थायी कीमतों के हिसाब से किया जाता है। जो भी वर्ष आधार वर्ष माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है, उसके बेसिस पे ग्रोथ देखी जाती है। तो जब भी हम ये नॉमिनल ग्रोथ देखते हैं उसमें कीमतों के कारण थोड़े से आंकड़े अलग हो जाते हैं, और स्थायी स्तर से वास्तविक जीडीपी है हम उसी का ही वृद्धि मानते हैं, क्योंकि उसमें कीमतों के कारण यदि कोई ग्रोथ हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसको वो दूर हो जाता है, और इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है उसका अभाव नहीं रहता है। तो इसलिए हम वास्तविक जीडीपी का ही ग्रोथ मानते हैं, और जो 6.7 है वो वास्तविक जीडीपी का ग्रोथ है। जी सर, यहाँ पर एक और बात आपसे समझनी है कि जीडीपी को लेकर अलग अलग आंकड़े अक्सर हमने देखे हैं क्यों आते हैं। अभी आप देखिए कि आरबीआई ने इसी तिमाही के लिए जो आंकड़ा पेश किया जीडीपी का, वो उनका अनुमान 7.1 था, जबकि मंत्रालय इसे 6.7 बता रहा है। तो दोनों के अनुमानों में इतना अंतर क्यों है, पहला सवाल। और दूसरा, इस तरह का अंतर जो है क्या वो हमारे नीति निर्माण में किसी तरह का कोई असर डालते हैं, या इसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है? ये विभिन्न अनुष्ठान अनुमान करते हैं जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का। आरबीआई भी करता है, और वो जो उस समय उनके पास उपलब्ध सीमित इंफॉर्मेशन है या जानकारी है, उसके बेसिस पे वो करता है। वैसे ही हमारे विभिन्न स्तर पे पूर्व अनुमानकारी करते हैं, फोरकास्टर्स बोलते हैं। तो जैसे कि प्रति तिमाही के लिए 30 से अधिक फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं हमारे भारत में, बाहर भी, जो हर देश की करती हैं, भारत की भी अनुमान करते हैं। और अगर उसका देखा जाए वो सीमित आकार को लेते हैं, सीमित इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं। जो हम करते हैं वो उसका हमारे पास ठोस इन्फॉर्मेशन रहती है, हमारे पास जो डेटा सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो भी हम देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, अगर पहली तिमाही का ही देखेंगे, डिफरेंट फोरकास्टर्स ने 6% से 8% का ग्रोथ रेट अनुमान किया था जी। और जो उसका मीडियन है या एवरेज देखा जाए वो अराउंड 6.7 6.8 ही था, और वो ही हमारा अनुमान रहा है। और हमारा जो एस्टिमेट है वो हमारे पास ज़्यादा स्रोत रहते हैं डेटा सोर्सेज के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा ठीक प्रकार से कर पाते हैं। अब सर, मैं जीडीपी में योगदान देने वाले उन सेक्टर्स या क्षेत्रों की बात करूंगी जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश की जीडीपी को बनाने में। अगर इस साल की पहली तिमाही की चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं 6.7 है, तो इस बार इसकी जो वृद्धि रही है उसके पीछे कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और भविष्य में हम इन सेक्टर्स को किस तरीके से देखते हैं जीडीपी के ग्रोथ के लिहाज से? तो हमारा जो विभिन्न सेक्टर्स हैं हम 3 सेक्टर में बांटते हैं। एक तो एग्रीकल्चर है, कृषि है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और एक सर्विसेज सेक्टर है। तो पहली तिमाही का यदि हम देखेंगे, जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, निर्माण सेक्टर, उसकी सबसे ज़्यादा रही है 10.5% और वो काफ़ी स्वस्थ ग्रोथ है। और कंस्ट्रक्शन एक प्रकार से कहा जाता है कि इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, बिकॉज जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ होती है तो
वो कारण बनती है अन्य सेक्टर में भी ग्रोथ का कारण, बिकॉज पहला अगर कहीं फैक्ट्री सेटअप करनी है, कुछ करना है, तो पहला उसका निर्माण करना पड़ता है। दूसरा जो सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी रही है वो है पावर सेक्टर या बिजली का सेक्टर, और उसकी 10.4% है, 10.4%। और वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है, बिकॉज जब भी कहाँ पे कोई प्रोडक्शन है, कोई ग्रोथ है, उसमें बिजली, फ्यूल, गैस इस इत्यादि का ज़रूरत होता है, और उससे भी मालूम पड़ता है कि ग्रोथ अच्छी रही है जी। और जो तीसरा सेक्टर सबसे ज़्यादा है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसकी 7% रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए सेक्टोरल ग्रोथ यदि देखेंगे इन 3 सेक्टर्स में हुई है, और जहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप हुआ है वो कृषि क्षेत्र में है, और वो जैसे मैंने बोला मानसूनी के कारण है, और वो फिर आप जुलाई अगस्त में आपने भी देखा भी होगा कि बहुत अच्छी वर्षा हुई है। तो जो जून मास में थोड़ा सा वर्षा कम हुई थी उसका अब आपको फ्यूचर में मालूम पड़ेगा उसका इम्पैक्ट। जी बिल्कुल सर, हमने देखा है कि आपका जो मंत्रालय है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, वो जीडीपी के आंकड़ों को बार बार संशोधित करता रहता है। कई बार एक आम जो आदमी है वो इसको लेकर कंफ्यूज भी होता है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बार बार जो ये संशोधन होता है वो क्यों होता है, और क्या ये इसलिए होता है कि अर्थव्यवस्था की जो असली और सही स्थिति है उसकी सटीक मजबूत जानकारी मिल सके, और टाइम टू टाइम इसे अपडेट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है? मैं कहूँगा कि हम इस प्रकार का हम बार बार निकाल सकते हैं, वो हमारे जो स्टैटिस्टिक सिस्टम है उसकी बुनियाद का एक हिस्सा है। हम सबसे पहले एक अग्रिम अनुमान पेश करते हैं जनवरी मास में एक किसी भी वित्तीय वर्ष का, और वो इसलिए किया जाता है कि प्रथम जो 8-9 महीने के संकेत हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसके बेसिस पे एक हम वृद्धि का दर निकालते हैं, और वो इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि उस बेसिस पे बजट की प्रिपरेशन की जाती है। जैसे हम 7 जनवरी को हर साल निकालते हैं, इस साल 5 जनवरी को निकाला, अगर उस दिन छुट्टी हो जाए एक दिन पहले एक दिन बाद निकालते हैं, और प्रथम 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। उस बजट में निहायती ज़रूरत होता है कि किस प्रकार से उस वित्तीय वर्ष का किस प्रकार अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए प्रथम अग्रिम एडवांस एस्टिमेट बोलते हैं, हम प्रथम निकालते हैं। द्वितीय एडवांस एस्टिमेट निकालते हैं हम फरवरी के अंत में, फरवरी 29 को या फरवरी 28 को। इस साल 29 फरवरी को निकला था 2024 में। और वो इसलिए ज़रूरत होता है कि विभिन्न जगह हमारे पास एक तो 9-10 महीने का एस्टिमेट आ जाता है, संकेत आ जाता है, और उससे ईयर एंडिंग में जो प्रकार की प्लानिंग करनी होती है कॉरपोरेट्स को और सभी को, उनके लिए ज़रूरत होता है, इसलिए हम दूसरी बार निकालते हैं। हम पहला प्रोविजनल एस्टिमेट निकालते हैं 31 मई को। उस समय हमारे पास पूरे वर्ष का डेटा तैयार होता है, और वो फर्स्ट प्रोविजनल एस्टिमेट होता है, वो एडवांस एस्टिमेट नहीं, अग्रिम नहीं, वो प्रोविजनल होता है कि हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ आ चुकी होती है, और उससे फोरकास्टिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, और उससे आइडिया हो जाता है किस प्रकार का है। उसके बाद 2 बार हम रिवाइज करते हैं, एक बार फरवरी जैसे 25 में करेंगे, और एक बार फाइनल निकालते हैं फरवरी 26 में, 2 साल बाद। वो इसलिए कि काफ़ी कॉरपोरेट्स का जो डेटा है उनका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है 30 सितंबर तक, उसके बाद वो एनुअल रिपोर्ट्स निकालते हैं। हर डिपार्टमेंट्स के एनुअल रिपोर्ट चाहिए होते हैं, वो निकलते हैं। तो प्रायः देखा जाता है जो हम फरवरी 11 महीने बाद जो निकालते हैं और 23 महीने बाद निकालते हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है जी। लेकिन इससे ये भी एक कंफर्मेशन हो जाता है कि जो प्रकार का हम प्रोविजनल एस्टिमेट निकाल रहे हैं वो फाइनल एस्टिमेट से कितना दूर है, कितना दूर नहीं है, वो एक इंटरनल चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम कि हम इस प्रकार निकाल पाते हैं, और इस प्रकार एक प्रकार का क्रेडिबिलिटी डेवलप होता है स्टैटिस्टिकल सिस्टम में कि इस प्रकार का डेटा हमारे पास अवेलेबल है
इतना डेप्थ में कि हम निकाल पाते हैं। जी सर, चूँकि आप लोग जीडीपी के इन आंकड़ों को लगातार निकालते हैं, पेश करते हैं, इनकी गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर आप इसे कैसे सुनिश्चित करते हैं? इसके लिए कौन से स्टेप्स आप लोग उठाते हैं? हमारा जो भी लेखा जो हम नेशनल अकाउंट्स पब्लिश करते हैं वो एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के अनुसार हम करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी एक स्टैंडर्ड है फॉर डिसेमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो भारत का जो लेखा है, नेशनल अकाउंट्स हैं, वो इन दोनों यूनाइटेड नेशंस और आईएमएफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से किया जाता है जी। और इस स्टैंडर्ड्स में 4 मुख्य आयाम हैं। एक है कि डेटा कवरेज और समयबद्धता, जी, कि कवरेज सब सेक्टर्स की है कि नहीं और टाइमली है कि नहीं, समयबद्धता है कि नहीं। दूसरा है कि हम जनता तक इसको पहुंचाते हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, और जो भी हम करते हैं वो वेबसाइट पे हम पब्लिश करते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि डेटा की सटीकता, कि इंटेग्रिटी किस प्रकार है, कि डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसका कलेक्शन मेथडोलॉजी कैसा है, उसका इंटेग्रिटी इससे भी मालूम पड़ता है कि बार बार चेंज होता है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंट एडवांस एस्टिमेट्स निकालते हैं। और आखिरी में गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ द डेटा। तो हम इन 4 मापदंडों पे यदि आप देखेंगे, हमारा जो सांख्यिकी मंत्रालय है और जो हमारे जीडीपी के एस्टिमेट्स निकालते हैं, इन चारों मापदंडों पे खरा उतरता है और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनफैक्ट उससे बेटर ही करते हैं। जी सर, अब मैं आधार वर्ष को लेकर बातचीत करना चाहूँगी। इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि जीडीपी का आधार वर्ष काफ़ी पुराना हो चुका है और मंत्रालय अभी तक उसमें संशोधन अभी तक नहीं किया गया है आप लोग की तरफ से। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है कि आप लोग आधार वर्ष को चेंज कर रहे हैं, और आधार वर्ष जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आधार वर्ष, जैसे मैंने बोला कि जब हम वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो एक आधार वर्ष कंपेरेबिलिटी इंश्योर करता है जीडीपी के नंबर्स, कि अगर मैं 24-25 के जो मैंने जीडीपी के फिगर्स निकाले वो 23-24 और 22-23 के अनुसार उसी मापदंड पे हम उन्हें मेजर कर सकते हैं कि नहीं। और इससे एक प्रकार की कंपेरेबिलिटी विभिन्न देशों के बीच में भी कर पाते हैं कि जो बेस ईयर इस देश ने किया है, ये नहीं है कि अन्य देश उसी बेस ईयर को करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने में बहुत सुविधा रहती है। और कंपैरिजन इसलिए सुविधा चाहिए भी क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो ऑलवेज कंपेयर्ड टू किसी और वर्ष के हिसाब से हो, कोई तिमाही के हिसाब से हो, तो इसलिए बेस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और इसी कारण बेस ईयर का रिवीजन जो करते हैं उसका प्रक्रिया ऑलरेडी आरंभ हो गई है। इसमें अब हम नए नए डेटा के स्रोतों को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कवरेज को भी देख के कि क्या हमें कवरेज करना है, तो वो प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उसमें नए सर्वे भी किए जाते हैं, वो भी चालू हो गए हैं और हम इस कार्य पे बहुत तुरंत क्विक रिस्पांस की तरह हम काम कर रहे हैं और आशा है कि ये जो बेस ईयर रिवीजन है ये शीघ्र हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जो नया बेस ईयर होगा आपका, उसमें आप कौन कौन सी डेटा और कार्यप्रणाली को शामिल करेंगे? साथ ही जो जीडीपी की सटीकता, एक्यूरेसी की जो आप बात कर रहे थे, गुणवत्ता की बात कर रहे थे, तमाम प्रोसेस की, वो सुनिश्चित हो सके। तो एक तो जैसे मैंने बोला कि जो नए डेटा सोर्सेज हैं, पिछले 5-10 सालों में, आप 5-7 सालों में देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन का बहुत एक्सपेंशन हुआ है। एक तो चेंज आया है कि हमारे पास जीएसटी का डेटा आरंभ है, क्योंकि 2017-18 से जीएसटी लागू हुआ, वो डेटा अब मालूम है। और जीएसटी डेटा ऐसा है जो सभी सेक्टर्स पे लागू होता है, तो उसका जो डेटा है उससे काफ़ी हमें रिचनेस मिलेगी, हमें एक्सपेंशन मिलेगा। दूसरा है कि अब जैसे ई वे बिल, पहले जो ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते थे कि किस हिसाब से कहाँ तक कोई सामान गया, अब वो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल उपलब्ध है।
उससे डेटा मिलता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का वृद्धि हो रहा है। तो एक तो जीएसटी है, एक डिजिटलाइजेशन है, और तीसरा मैं बस महत्वपूर्ण ये भी बोलना चाहूँगा, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए हमने एक एनुअल सर्वे आरंभ किया है। उसे हम आसूस बोलते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो असंगठित क्षेत्र में है। 90% से ज़्यादा जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हैं वो असंगठित क्षेत्र है। उसका जो हमने एनुअल सर्वे है उसको और बेहतर किया है, और ये 3 कारण हैं कि हमारा जो डेटा स्रोत है, जो हमारा लेफ्ट आउट सेक्टर्स अगर हैं, उससे हम पूर्ण करेंगे और हमारा जीडीपी और ठोस उससे फिगर्स बाहर आ रही हैं। सर, अगर हम जीडीपी की गणना को समझें तो भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन कौन से नियम या मानक अपनाए जाते हैं, और ये कितने सटीक और सही होते हैं? अगर हम दूसरे देशों की तुलना की भी बात करें, वहाँ पे जो जीडीपी को कैलकुलेशन करने का तरीका है, हमारे देश में जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, विश्वसनीयता जो हमारे यहाँ है वो किस तरीके से उसको एक्यूरेसी देती है? तो एक तो जैसे मैंने बोला, एक तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के स्टैंडर्ड्स हैं, ये उन्हें नेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, एनएसए, वो 2008 के हैं और वो लागू हैं अभी भी, और वो हम भी उसी के कार्य में हम भी काम करते हैं। उसके अलावा आईएमएफ के स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी हम उसी प्रकार से हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, और जैसे मैंने बोला, हमारा जो लेखा है, जो नेशनल अकाउंट्स हैं, वो उस स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतरते हैं। उसके अलावा जो हमारा इंटरनल सिस्टम्स हैं, हर सर्वे के, हर मेथड्स के हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है सेक्टर्स का, नेशनल प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन है, विभिन्न सेक्टर्स के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे राष्ट्र के देश के हिसाब से हैं, और सब अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। तो उसमें मैं बोलूँगा विश्वसनीयता जो हमारा है, जो डेटाबेस हमारा है, और जो एक्सटेंट है डेटा कलेक्शन का, हमारे 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। हम हाउस होल्ड सर्वे करते हैं हर साल, विभिन्न प्रकार के हम संगठित और असंगठित क्षेत्रों का सर्वे करते हैं। तो हमारा जो सर्वे मैकेनिज़म्स हैं वो भी काफ़ी ठोस है, और उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, अगर नए मापदंडों की बात करें तो एसएनए 2025 में कौन कौन से नए मापदंड जो हैं वो जोड़े गए हैं, और ये भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? अभी एसएनए 2025 का प्रक्रिया चालू है, और ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें 1-2 मुख्य फोकस जो है वो है, एक तो है कल्याण के ऊपर, वेलबींग ऑफ पीपल। तो उस पे फोकस दिया जा रहा है कि किस प्रकार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसका कैसे, किस प्रकार से और ठीक प्रकार के स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा सकते हैं। और दूसरा मुख्य जो प्रणाली में चेंजेस लाए जा रहे हैं वो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, कि किस प्रकार जो भी ग्रोथ है वो नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का, एनवायरनमेंट, पर्यावरण के हिसाब से, किस हिसाब से सस्टेनेबिलिटी का मापदंड पे भी वो देखा जा रहा है कि किस प्रकार है। इसमें आप किसी तरह की चुनौती मानते हैं? चुनौती कोई खास नहीं है, बिकॉज हम वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी, आपने देखा हो कि विभिन्न हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, जो सरकार का लाइफ, जैसे जो प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने, लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो उसको देख के ही किए जा रहे हैं, और हमें यही आशा है कि इसमें भी एसएनए 2025 में भी हमें कोई मुश्किल नहीं होगा। जी, 2 सवाल, चूँकि वक्त की कमी है तो मैं चाहूँगी कि इसको क्लब कर दें। एक तो जीडीपी का जो डेटा है वो जनता तक पहुँचाने के लिए मंत्रालय कौन कौन से तरीके अपनाता है ताकि वो सटीक और आसानी से सुलभ हो लोगों को। उसके अलावा डेटा के डिजिटलीकरण के लिए मंत्रालय कौन कौन से कदम उठा रहा है? जैसे मैंने बोला, ट्रांसपेरेंसी एक मापदंड है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रखा जाता है कि
लेखा और नेशनल अकाउंट्स हम दे रहे हैं कि नहीं। एक तो हम प्रेस नोट हर बार रहते हैं, हमारे PIB के वेबसाइट पे रहता है, हमारे वेबसाइट पे रहता है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हम इन्फोग्राफिक्स के आधार पे समझाते हैं सरल भाषा में कि किस प्रकार का डिफरेंट सर्वेज हैं, अकाउंट्स को हम बताते हैं। उसके अलावा एक हमारी वेबसाइट हमने तैयार की है ई-सांख्यिकी। उस पे आपको विभिन्न प्रकार के जितने भी 70 वर्ष 1950 से लेके आज तक के नेशनल अकाउंट्स का डेटा अवेलेबल है कि किस प्रकार से आप देखना चाहे, कंपेयर करना चाहे, तो उस पे फोकस है। डिजिटलाइजेशन की बात करें, जैसे मैंने बोला कि हमारा इंटरनल ग्रोथ काफ़ी हुई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो जो हमारे डेटा सोर्सेज हैं वो अब हम डिजिटली ही कैप्चर कर पाते हैं। API के माध्यम से हम अपने अकाउंट्स में ला सकते हैं। और डिजिटलाइजेशन के कारण जो हमारा समय लगता था हमें प्रोसेसिंग में, इंटरनल प्रोसेसिंग में, वो अब काफ़ी कम हो गया है। एक जैसे मैंने बोला कि हमारे अकाउंट्स का हम डेटा बार बार निकाल पाते हैं, वो डिजिटलाइजेशन से बहुत सहयोग मिला है। एंड फ्रीक्वेंसी है और प्रोसेसिंग में जो टाइम कम हुआ है वो डिजिटलाइजेशन है। हमारा फोकस है, अब जो भी हम कलेक्शन करते हैं वो टैबलेट बेस्ड है, पेपर बेस्ड नहीं है जी। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे सिस्टम के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ गर्ग हमसे बातचीत करने के लिए, GDP को इतनी गहनता से और इतनी गहराई से समझाने के लिए। तो आप देख रहे थे स्पेशल पॉडकास्ट डॉक्टर सौरभ गर्ग के साथ, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय में सचिव हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के अलावा संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।